स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, आपका चैप्टर नंबर 10, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो हमने ये पढ़ लिया था, भारत माता, पॉपुलर आर्ट, प्रिंट, ये पढ़ लिया था। तो अब पढ़ेंगे हम फोटोग्राफिंग इंडिया, इंडिया की फोटोग्राफी करना। यू हैव सीन हाउ यूरोपियन पेंटर्स क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे कि यूरोपियन पेंटर्स ने अलग अलग वेराइटी की इमेज बनाई थी इंडिया में। सच इमेजेस वर बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है। तो ऐसी जो इमेजेस बनाई थी पेंटर्स ने, तो फोटोग्राफर्स ने भी वो फोटोज़ बनाई थी, ठीक है। तो मिड 19 सेंचुरी में क्या हुआ, फोटोग्राफर्स आने लग गए यूरोप से, इंडिया तक ट्रैवल करने लग गए और पिक्चर्स लेने लग गए। और स्टूडियो उन्होंने बनाए पिक्चर के अपने। और इस्टेब्लिशिंग फोटोग्राफिक सोसाइटी, कैसी सोसाइटी बनाई, मतलब जहाँ पर फोटोग्राफी का काम चलता था, फोटोग्राफी वो करते थे, टू प्रमोट द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, ताकि फोटोग्राफी को सब जाने। सम ऑफ देम वर पोर्ट्रेट्स पेंटर हु बिगन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द इम्पीरियल ऑफिशियल, ठीक है। तो उसमें से पहले कौन से कुछ पेंटर्स थे जो कि पोर्ट्रेट्स बनाते थे, अब वो फोटोग्राफर मतलब फोटोग्राफर्स बन चुके थे। अब वो जो इम्पीरियल ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स होते थे बड़े बड़े पोस्ट पर, ठीक है, उनकी फ़ोटोग्राफ के क्लिक करते थे और उनकी जो अधिकार है, उनके अथॉरिटी पावर को दिखाते थे। अदर ट्रैवल्स अराउंड द कंट्री सर्चिंग फॉर द रून बिल्डिंग्स, ठीक है। तो और कुछ जो पेंटर्स थे वो किस तलाश में गए, बिल्डिंग्स की तलाश में गए, ताकि वो जो रून्स बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो पहले बड़ी बिल्डिंग थी वो गिर चुकी हैं, और पिक्चर्स कोई लैंडस्केप, मतलब सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लैंडस्केप मिले उन्हें, ठीक है, पेंटिंग मिले और व्यू मिले। वेरी मच लाइक सम ऑफ द पेंटर्स वी हैव डिस्कस, ठीक है। तो बहुत से हमने पेंटर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों की सर्च में गए थे, लैंडस्केप। येट अदर रिकॉर्डेड मोमेंट्स ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री, तो किसी ने क्या किया फोटोग्राफी में, क्या क्लिक किया, जो जो मिलिट्री ब्रिटिशर्स ने जंग जीती थी। देयर वर ऑल्सो दोज हु रिकॉर्डेड द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने जो कल्चरल है इंडिया का कल्चर के बारे में उनकी फ़ोटोग्राफी की और दिखाया कि इंडिया मतलब कैसा देश है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उनकी भी फ़ोटो क्लिक की थी। अब देखिए द हॉर्स रेजिमेंट लेड बाय विलियम, तो इसमें देखिए बीच में कौन है जो खड़े हैं, विलियम हॉडसन है, ठीक है। तो इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में क्या किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये देखिए फोटोग्राफ बाय फिलेसी बियर्टो, फिलेसी बियर्टो ने फ़ोटो ली है 1858 में, ठीक है। अब नोटिस कर सकते हैं कैसे कि जो ब्रिटिशर है, मतलब ऐसे तरीके से बैठे हैं, अथॉरिटी अपनी क्या दिखा रहे हैं, सोल्जर के साथ अपनी पावर को दिखा रहे हैं। और सामने, और ये देखिए सती चौराहा घाट, ये सती चौराहा घाट है जहाँ पर फोटोग्राफी ली है सैमुअल बर्नन ने 1865 में, तो इंडिया आए थे 1860 में, और फोटोग्राफी की स्टूडियो बनाई थी कलकत्ता में, और उसको बर्नी एंड शेफर्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको फिगर 2 के साथ कंपेयर करनी है आपको फ़ोटो को। और ये देखिए यहाँ पर नेशनलिस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब बॉम्बे स्ट्रीट पर मतलब आंदोलन हो रहा है सरकार के ख़िलाफ़, तो ये उसकी फ़ोटो ली गई है। और ये देखिए यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनस बॉम्बे, ठीक है। तो आपने देखा होगा मुंबई में, बॉम्बे को जिसका मुंबई कहते हैं ना, मुंबई में जो फेमस रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये 1878 और 1887 के बीच में बन के तैयार हुआ था। न्यू बिल्डिंग एंड न्यू स्टाइल्स, ठीक है। तो क्या आया, न्यू बिल्डिंग्स और न्यू स्टाइल्स आई। विद ब्रिटिश रूल्स आर्किटेक्चर ऑल्सो चेंज न्यू स्टाइल्स, ठीक है। तो जैसे कि ब्रिटिश आए इंडिया में, तो अपने साथ नया आर्किटेक्चर भी लाए, मतलब नई स्टाइल्स भी लाए बनाने की, बिल्डिंग्स अलग अलग तरीके से वो बिल्डिंग बनाने। द पॉइंटेड आर्चेज इन द बिल्डिंग्स एंड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर टिपिकली नोन एज गॉथिक, ठीक है। जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे लंबा, और ये ऊपर से ऐसे शेप होती है, तो ये क्या थी, गॉथिक शेप थी। तो ये भी जो है वहाँ से ये लाए थे अपने साथ ब्रिटिशर्स। द न्यू बिल्डिंग्स केम अप, ठीक है, नई नई बिल्डिंग्स बनने लगी मिड 19th सेंचुरी में बॉम्बे में, और अलग अलग स्टाइल की बनने लगी, ठीक है। तो अब आपको कंपेयर करना है जो फिगर 23 में है फ़ोटो, और फिगर आपकी ये ऊपर है फिगर 22 में, ठीक है। तो 22 में आर्चिज़ वाले हैं, ठीक है, आर्चिज़ है उसमें पिलर्स हैं। और जो ये वाली देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, आपका दूसरा स्टाइल है डोम, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कैलकट्टा में, तो इसमें डोम वाला ये न्यू स्टाइल्स की गई है। इट वॉज बोरोड फ्रॉम द क्लासिकल स्टाइल ऑफ, तो ये ग्रीस और रोम से स्टाइल लाया गया है। ये देखिए जो यहाँ पर कलकत्ता में बनाया गया है। द ब्रिटिश वांटेड देयर बिल्डिंग,
ठीक है। तो ब्रिटिश चाहते थे कि उनकी बिल्डिंग क्या एक्सप्रेस करे, उनकी पावर को और उनकी फेमस मतलब ग्लोरी को और कल्चरल अचीवमेंट को। ठीक है, तो ये वो चाहते थे। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है ये कलकत्ता का, ये 1860s में बना था। द सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट, अब मतलब इंडिया के नेशनल आर्ट के लिए सर्च होने लग गई। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के एंड में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था आर्ट और नेशनलिस्ट का। मतलब पेंटर्स क्या खोजने लगे थे कि हम अपनी आर्ट को कैसे मतलब एक नेशनल तरीके से रिप्रेजेंट करें। मैनी पेंटर्स नाउ ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल। ठीक है, तो कुछ पेंटर्स क्या डेवलप कैसी स्टाइल बनाने लगे जिसमें कि मॉडर्न भी हो और इंडियन की स्टाइल भी हो। व्हाट कुड डिफाइन एज अ नेशनल डिफाइंड, तो नेशनल स्टाइल को क्या कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिस्ट थे कुछ जैसे कि राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा क्या थे, एक ऐसे आर्टिस्ट थे उन्होंने जिन्होंने सबसे पहले जो है मॉडर्न और नेशनल जो स्टाइल थी उनको मिक्स करके क्या बनाने की कोशिश की, नया आर्ट स्टाइल। रवि वर्मा कैसी महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, कौन से, त्रावणकोर इन केरला, तो त्रावणकोर इन केरला। ठीक है, और उनको राजा भी कहा जाता था। ठीक है, तो महाराजा थे वो महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे त्रावणकोर केरला में, और इनको राजा बोलते थे। तो इन्होंने वेस्टर्न की जो ऑयल पेंटिंग का तरीका है उसमें मास्टरी हासिल की थी, और लाइफ स्टडी के बारे में। पर ये कैसी थीम्स बनाते थे, माइथोलॉजिकल थीम्स, मतलब उनका जो ऑयल पेंटिंग का यूज़ करके जो आपकी गॉड गॉडेस की फ़ोटो हो गई तो ये कैनवस में बनाते थे। ठीक है, तो इन्होंने उसमें कुछ रामायण और महाभारत के भी सीन क्या दिखाए हैं, पेंटिंग में दिखाए हैं। और अलग अलग जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं उनकी फ़ोटोज़ बनाई हैं अलग अलग पेंटिंग्स। ठीक है, तो रवि वर्मा माइथोलॉजिकल्स पेंटिंग, जो रवि वर्मा की जो माइथोलॉजिकल पेंटिंग थी इनका एक समय चल गया था, मतलब इनकी बहुत मांग होने लग गई थी अब उस टाइम पे। तो जो इंडियन प्रिंस होते थे और आर्ट कलेक्टर्स होते थे तो उन्होंने अपने प्लेस और गैलरीज से इनके जो पेंटिंग्स होती उनसे अपना वो पूरा भर दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी इनकी उस टाइम में पेंटिंग्स की मांग। Responding to the huge popular appeal of painting, such रवि वर्मा decided to set up picture production team। ठीक है, तो जैसे जैसे रवि वर्मा ने देखा कि क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका मतलब ज़्यादा मतलब मांग हो रही है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम एक प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे। प्रोडक्शन मतलब एक स्टूडियो खोलेंगे जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, प्रिंट कर सकें। हेयर कलर प्रिंट्स ऑफ हिज रिलीजियस प्रिंटिंग, तो उन्होंने एक पिक्चर प्रोडक्शन टीम बनाई, और वहाँ पर क्या अब होता था बहुत सारी मात्रा में मतलब बहुत सारी है वो फ़ोटो अपनी उसकी कॉपीज़ निकालते थे। इवन तो इतनी कॉपीज़ निकालते थे कि अब पुअर से पुअर भी वो खरीद सकता है। ये देखिए कृष्ण संधन बाय राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो ये उन्होंने बनाया है, देखिए कितनी खूबसूरत जो है अच्छी उन्होंने ये बनाई है। अ डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट। ठीक है, एक नया विजन नेशनल आर्ट को देखने का, एक नया अलग तरीका। इन दो बंगाल में था ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट। ठीक है, तो नेशनल के लिए जो आर्ट बनाते थे वो उन क्या हुआ, वहाँ पर एक ग्रुप इकट्ठा हुआ बंगाल में। तो उसमें अभिनंदन अभिंद्रनाथ टैगोर भी आए थे। 1877 ये उनका डेट ऑफ बर्थ दी गई है। और द नेफ्यू ऑफ, तो ये कौन थे, अभिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थे, नेफ्यू भतीजे थे। तो इन्होंने जो रवि वर्मा ने आर्ट बनाई थी वो उनका क्या किया, इन्होंने अपोज किया, मतलब इन्होंने कहा कि मतलब उसके मतलब नकारा एक तरीके से। तो इन्होंने कहा कि इसमें तो वेस्टर्न जो है वेस्टर्न चीज़ों का यूज़ किया गया है और ये तो वेस्टर्नाइज है। इससे जो हमारे यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो नेशनलिस्ट मतलब नेशनल के देश के लिए, देश के प्रति कैसे उनकी भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो डिपिक्टिंग द नेशनल एंसेंट मिथ्स एंड लेजेंड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मतलब अगर हम बाहर की चीज़ें यूज़ करेंगे तो हम अपने देश के लिए कैसे मतलब रिप्रेजेंट कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, मतलब इसमें तो बाहर की चीज़ों का यूज़ हुआ है। दे फेल्ट डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट। अब एक नया नज़रिया देखने का नेशनल आर्ट को। तो बंगाल में एक नया ग्रुप जो था नेशनलिस्ट का वो इकट्ठा हुआ था जिसमें कि अभिंद्रनाथ टैगोर भी आए थे। ठीक है, तो ये देखिए 1871 से 1951 इनकी जो देख गया है कब से कब तक डेट है इनकी। तो जो नेफ्यू, ये कौन थे, नेफ्यू थे
भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के। तो ये जो रवि वर्मा ने आर्ट बनाई थी वेस्टर्न को कल्चर वेस्टर्न को मिक्स करके ऑयल पेंटिंग को लेके मतलब, तो इन्होंने क्या कर दिया, द डिक्लेयर सच स्टाइल वाज अनसूटेबल। इन्होंने कहा कि ये स्टाइल क्या है, सही नहीं है, ठीक है, मतलब नकारा एक तरीके से। ये क्या कहा इन्होंने कि इसमें तो वेस्टर्न चीज़ों का यूज़ किया गया है और इस ये देश के प्रति हमें नेशनलिस्ट की फीलिंग को नहीं जगाता है, लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं जगाता है। दे फेल्ट दैट अ जेन्युइन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड टू ड्रॉ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसी स्टाइल बनानी होगी जो कि क्या हो, इंडियन स्टाइल हो, और ये इंस्पिरेशन मिले नॉन वेस्टर्न आर्ट के ट्रेडिशन के लिए, जिसमें कि मतलब जो भारत जो वेस्टर्न वर्ल्ड को बढ़ावा ना मिले। एंड ट्राई टू कैप्चर द स्पिरिचुअल, और ये क्या चाहते थे कि क्या हो कि जो ईस्ट का मतलब एशियन, मतलब ईस्ट का मतलब इंडिया का ही उसमें क्या हो, ट्रेडिशन दिखाया जाए, कैप्चर हो, ठीक है, और सब उसमें स्पिरिचुअल एसेंस हो, मतलब सब कुछ एसेंस इंडिया का ही हो। सो दे ब्रोक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ ऑयल पेंटिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि ऑयल पेंटिंग का हम ये नहीं करेंगे, एंड रियलिस्टिक स्टाइल एंड टर्न फॉर इंस्पिरेशन टू मेडिवल इंडियन ट्रेडिशन। तो अब किसके लिए, मतलब इंडियन ट्रेडिशन हो कम्प्लीटली, मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज़ हो और एंशंट आर्ट ऑफ मोराल का यूज़ हो, ठीक है, तो ये सब उन्होंने बोला कि इनका ही हमें यूज़ करना चाहिए। अब देखिए क्या है, द बैनिश्ड यक्षा ऑफ कालिदास पोएम, ठीक है, तो ये बैनिश यक्षा की फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है यहाँ पर, ये बनाई थी, तो ये कालिदास की पोएम से ली गई है, तो ये अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है वाटर कलर से, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिस्टी बैकग्राउंड है पीछे, देखिए कैसा बैकग्राउंड है, मतलब काला काला बैकग्राउंड दिख रहा है ना पीछे, मतलब एक जिसमें शेड दिखाई गई है, ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड लाइंस नहीं है पेंटिंग्स में, और क्या थी ये, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट यू विल ऑफ्टन फाइंड। तो ये जापानीज़ जो है फोटोग्राफ, उसमें से काफ़ी हेल्प ली गई है, उससे हमें ये इंस्पिरेशन मतलब वहाँ से इसमें एसेंस लिए गए हैं। और ये देखिए इन्होंने अपनी मदर की पेंटिंग बनाई है अबिंद्रनाथ टैगोर ने वाटर कलर से। अब ये पेंटिंग है जातुगृहा दाहा, मतलब ये पेंटिंग कब है, द बर्निंग ऑफ हाउस इन ऑफ लैक ड्यूरिंग पांडवाज एग्जाइल इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये मतलब पांडवाज को ज़बरदस्ती फॉरेस्ट में जलाया जा रहा था, मतलब ये कुछ वहाँ की इमेज बनाई है। तो ये नंदलाल बोस ने बनाई थी वाटर कलर से 1912 में, ठीक है, तो देखिए नंदलाल बोस किसके स्टूडेंट्स थे, अबिंद्रनाथ टैगोर। तो अब आपको ये याद रखना है कि इंडियन कल्चर में जो आपके मतलब पेंटर का नाम आएगा, तो जो एंशंट अच्छे सबसे पहले पुराने थे, तो कौन थे, ये आपके राजा विक्रम है ना, और ये नंदलाल बोस और अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो आपके एक राजा ये थे, कौन, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा और आपके अबिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल, ठीक है, तो ये आपके बोस ये थे। अब देखिए पेंटिंग इन द अजंता केव्स, आर्ट ऑफ मोराल। अब देखिए जो पेंटिंग थी अजंता केव्स में, दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट ऑफ जापानी, तो ये जापानीज़ आर्टिस्ट से जो इंडिया आए थे उनसे क्या ली गई थी, एक एशियन आर्ट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी जब जापानीज़ इंडिया आए थे, जापानीज़ आर्टिस्ट, ठीक है, तो उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन ली थी, आइडियाज़ लिए थे जापानीज़ से। वी कैन सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट पिक्टोरियल एलिमेंट सम ऑफ द न्यू इंडियन स्टाइल पेंटिंग, ठीक है, तो हमें इनके कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर पेंटिंग देखी थी, तो उसमें हमें जापानीज़ पेंटिंग के कुछ इंडियन स्टाइल में हमें एसेंस देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन, जैसे फिगर 25 है ऊपर जो कि अमितनाथ टैगोर ने बनाई है। तो इसमें क्या था, राजपूत मिनिएचर, वही आपकी 1/6 जो हाफ वो होता है ना, उसमें बहुत सारे जैसे लोग दिखाए थे ऊपर, तो 1/6 क्या लेते हैं, इमेज का पार्ट लेते हैं। तो ये जापानीज़ पेंटिंग्स आपको देखने को मिल सकती है फिगर 26 में। अब फिगर 26 कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका, इससे ऊपर है ना फिगर 26 यक्षा की, तो इसमें जापानीज़ एसेंस है आपका, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ जापानीज पेंटिंग, ठीक है, ये द एफर्ट ऑफ डिफाइनिंग व्हाट ऑट टू बी एन ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल्स आर्ट कंटिन्यू, ठीक है, तो अब क्या होने लगा कि मतलब अब जो और न्यू जनरेशन आ रही थी आगे, तो अब क्या हुआ कि ऐसा ही कल्चर था कि इंडियन ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल हो, मतलब इसमें कोई भी बाहर का
स्टाइल ना हो। तो 1920s के बाद जैसे कि आर्टिस्ट की नई पॉपुलेशन आ रही थी, तो जो स्टाइल पॉपुलर की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो सब किसी ने क्या बताया उसका कि सेंटिमेंटल है, कि मतलब ये तो सिर्फ एक ही चीज़ों को दिखा रहा है, स्पिरिचुअलिटी और ये सब, मतलब जो माइथोलॉजिकल है थीम है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि, और हमें ये क्या वो डिपिक्ट बोलते थे कि हमें क्या डिपिक्ट करना चाहिए अलग अलग कल्चर को। सेंट्रल स्पिरिचुअल कुड बी नॉट सीन एज सेंट्रल, मतलब एक ही फीचर नहीं दिखाना चाहिए हमें से इंडियन कल्चर का। दे फेल्ट दैट आर्टिस्ट हैड टू एक्सप्लोर रियल लाइफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि न्यू जनरेशन ने मतलब को बोला कि अब जैसे जैसे नई चीज़ें आती जा रही हैं तो हमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, रियल लाइफ को दिखाना चाहिए। एंड लुक फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम लिविंग फोक आर्ट, लिविंग फोक आर्ट दिखानी चाहिए, ट्राइबल डिज़ाइन दिखाना चाहिए बजाय एंशियन आर्ट के। तो काफ़ी इस पर डिबेट हुए। ठीक है, कंटिन्यू न्यू मूवमेंट्स ऑफ आर्ट ग्रू, नई नई मूवमेंट्स की आई, आर्ट्स की स्टाइल और आर्ट चेंज होता रहा। ठीक है, तो कि काका का ककूजुआ एंड द मूवमेंट फॉर एन आर्ट एशियन आर्ट। ठीक है, तो ककूजा और मूवमेंट एशियन आर्ट के लिए। तो 1904 में जो ओकाकोरा ककूजा थे उन्होंने अपनी एक बुक की थी जापान में, जिसको आइडल्स ऑफ ईस्ट कहा गया है, मतलब ईस्ट के आइडल्स, मतलब जो उनको फॉलो करते थे ईस्ट में। द बुक इज़ फेमस फॉर इट्स ओपनिंग लाइन। ठीक है, जो बुक है अपनी ओपनिंग लाइन के लिए फेमस है कि एशिया क्या है, एक ही है। तो ओकारू आर्ग्यू ने किया है कि एशिया क्या है, ह्यूमिलेटेड बाय द, कि जो वेस्ट से लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, इन्होंने एशियन जो नेशंस हैं उनको अलग अलग कर दिया है, एंड रेजिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन, और अपने मतलब वेस्टर्न डोमिनेशन यहाँ पर भर दी है, वेस्टर्न तौर तरीके। ओकारू ने रिसर्च किया जापानीज़ आर्ट में और एम्फेसाइज द न्यू सेव, और उन्होंने क्या न्यू न्यू जो टेक्निक्स थी जापानीज़ आर्ट की उन्होंने वो फाउंड की। एट अ टाइम दे वर बीन रिप्लेस, जो कि उस टाइम पर वेस्टर्न स्टाइल ने रिप्लेस कर दी थी। ही ट्राई टू डिफाइन दैट मॉडर्न आर्ट could be and how tradition could be retained and modernized। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि कैसे कि जो मॉडर्न आर्ट है और जो ट्रेडिशन आर्ट है उनको एक साथ दिखाया जा सकता है। ही वॉज द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ जापानीज़ आर्ट अकेडमी, तो ये प्रिंसिपल फाउंडर थे जापानीज़ अकेडमी के। ओकारू ने शांति निकेतन भी विज़िट किया था, और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और अविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो पाइन ट्रीज़ की पेंटिंग है, ये हासी गावा तोहाकू ने बनाई है 16th सेंचुरी में। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।